Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो डेट है उसके पर्सपेक्टिव में कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज ही के दिन यूएस के अंदर जो 9/11 का जो अटैक है कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस अटैक को किया गया यूएस के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी 9/11 के इस अटैक के अंदर में। उनका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको भी वहाँ पे डैमेज किया गया था। इवन जो पेंटागन नाम की जो बिल्डिंग है उसका भी कुछ पार्ट वहाँ पे डैमेज हुआ था 9/11 के उस अटैक के अंदर। स्टूडेंट्स उस अटैक के बाद में यूएस के द्वारा काफ़ी सारे ऑपरेशंस चलाए गए। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इवन उनका जो बेसिकली हम बात करें उनकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा जहाँ पे भी जो टेररिस्ट के हेवन्स हैं या टेररिस्ट के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्लेस हैं उनके ऊपर अटैक किए गए, उनको डैमेज किया गया। स्टूडेंट्स इस अटैक का जो मास्टरमाइंड था उसे 2011 के समय पाकिस्तान का जो अबैटाबाद है उसके अंदर उसको एलिमिनेट किया गया। अबैटाबाद आपको नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि अफगानिस्तान का जो टच का जो एरिया है वहाँ पे। अब इसके बारे में हमने क्यों डिस्कस किया स्टूडेंट्स आप देखिए कि 9/11 के उस अटैक के बाद में जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, जो प्रेजेंट वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हुआ। काउंटर टेररिज्म या जो इंसर्जेंसी है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर डिस्कस किया गया आफ्टर द 9/11। स्टूडेंट्स 9/11 से पहले इंडिया ने 1996 के समय यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगेंस्ट द टेररिज्म कि टेररिज्म के अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट में जो वॉइस है वो रेज की थी। 96 के समय ही इंडिया ने अलग अलग प्रपोजल्स इंडिया के द्वारा रखे गए। उस समय जो वेस्टर्न पावर्स हैं इंडिया के जो प्रपोजल्स को कहा करते थे कि बेसिकली डेट वाज द गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म, कि इंडिया के अंदर जो भी टेरर एक्टिविटी है वो गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। टेररिज्म को वहाँ पे सेग्रीगेट किया गया गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से। पर जब उनके ऊपर वहाँ पे अटैक हुआ तो आप देखिए कि उसके बाद में उनके ऑपरेशंस भी कंडक्ट हुए। दूसरे कंट्रीज़ की जो सोवरिन टेरिटरी है उसके अंदर में उनके द्वारा ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, स्पेशल अफगानिस्तान का जो रीजन है उसके अंदर में। यहाँ अफगानिस्तान के एक पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल रशीद दोस्तम, वो बेसिकली सीआईए के द्वारा ही उन अटैक के अंदर वो उनको इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के जो भी प्रपोजल्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाता था कि वो गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। बट अभी तक भी यूएन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं है, आज भी टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं है। बट आफ्टर द 9/11 बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए, जैसे टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने वर्क किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलप हुए हैं जिसके द्वारा टेरर फाइनेंसिंग, किसी को ग्लोबल टेररिस्ट का जो डिक्लेरेशन है वो करना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो यहाँ पे कमेटी है 1267 उसके अंदर में यहाँ पे जो यूएन ग्लोबल टेररिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 9/11, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जब वेस्टर्न पावर्स के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद में उन्होंने जो टेररिज्म है उसको काफ़ी सीरियसली लिया और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया जिससे कि टेररिज्म को रोका जा सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ है, आपके लिए भी एक मोटिवेशनल न्यूज़ रहेगी। स्टूडेंट्स एक ट्राइबल सेक्शन है केरल के अंदर जो इडुक्की हिल्स का एरिया है, वहाँ पे ये पर्सन है वी सीनू नाम है इनका। ये पर्सन उस एरिया के अंदर रहा करते थे, वहीं पे रहने वाली जो उराली नाम की जो ट्राइब है उससे ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने कंटिन्यूस हार्डवर्क किया है, ऐसे रीजन से ये बिलोंग करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे स्कूल भी काफ़ी दूर हुआ करती थी। बट कंटिन्यूस हार्डवर्क करके पहले इन्होंने एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो उसको क्रैक किया और प्रेजेंट समय में ये तहसीलदार की पोस्ट के ऊपर पहुँचे हैं इस ट्राइबल जो सेटलमेंट है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रीजन उसके अंदर में। स्टूडेंट्स इस तरीके की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क के लिए मोटिवेट करेंगी। आप देखिए कि आपको भी 2-3 ईयर्स के लिए कंटिन्यूस आप हार्डवर्क कीजिए इस यूपीएससी के सेक्टर के अंदर में। कंटिन्यूस अगर आप हार्डवर्क करोगे डेडिकेटेड वे में 2-3 ईयर्स के लिए तो आपका जो एग्जामिनेशन है कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर से क्लियर होगा, कोई ना कोई सर्विस ज़रूर से मिलेगी। और सपोज कीजिए अगर एग्जामिनेशन भी नहीं क्लियर हुआ, यूपीएससी भी नहीं हुआ, स्टेट पीसीएस भी नहीं क्लियर हुआ, तो आप देखिए कि लाइफ में आप कुछ भी करोगे आफ्टर द दिस यूपीएससी प्रिपरेशन तो आपको ज़रूर से
उस ये जो प्रिपरेशन के दिनों में जो भी आपने मेहनत की है, जो भी हार्डवर्क किया है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में। तो अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, बट हो सकता है कि समय समय पे ब्रेक भी लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो मैराथन है। तो आप 6 डेज हार्डवर्क कीजिए, 7 डेज का हाफ डे ब्रेक ले सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो, आप कहीं पे जा सकते हो घूमने के लिए। तो हाफ डे का आप जो कंटिन्यूअस 6-7 डेज पे एक ब्रेक लीजिए, जिसमें आप अपना जो भी आपका पसंदीदा काम है उसे कीजिए, और मेहनत करोगे तो स्टूडेंट सफलता ज़रूर से मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी का इंस्टीट्यूशन काफ़ी फेयर है, रिक्रूटमेंट काफ़ी फेयर है, कोई भी यहाँ पे करप्शन का एलिगेशन नहीं है यूपीएससी के अंदर में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके लिए भी, कि हार्डवर्क करोगे तो कैसा भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, चाहे आपका स्कूलिंग सरकारी स्कूल में हुआ हो, या हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, जो भी हो, उन सभी से आप डील कर सकते हो हार्डवर्क के थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे उराली ट्राइब के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो उराली ट्राइब है, इनका एक लैंग्वेज भी है उराली लैंग्वेज, जो हमारी द्रविडियन लैंग्वेज है उसी के पार्ट के अंदर आती है उराली लैंग्वेज। उराली जो ट्राइब है, आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, स्पेशली इडुक्की हिल्स, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। आप देखिए कि केरल के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो इडुक्की जो हिल्स का रीजन है, वहाँ पे उराली ट्राइब है। ये यूटेंसिल मेकिंग का जो काम है हाउस होल्ड वर्क के लिए, वो इस ट्राइब के द्वारा वहाँ पे कैरी किया जाता है। इस ट्राइब के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मालान कोथू नाम का इनका एक फेस्टिवल है, मलान कोथू नाम का इनका एक फेस्टिवल है, मलान कोथू इनका एक फेस्टिवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने बताया कि पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास का जो इनका सेटलमेंट है, उराली जो ट्राइब है उससे ये पर्सन है वो बिलोंग किया करते हैं। स्टूडेंट्स, केरल के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं, केरल के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है पेरियार टाइगर रिजर्व, और सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है स्टूडेंट्स परम्बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो 2 टाइगर रिजर्व हैं केरल के अंदर में। क्या केरल के अंदर जो रामसर साइट है वो कितनी है, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंडर में कितनी साइट्स हैं केरल के अंदर में? तो स्टूडेंट्स, केरल के अंदर रामसर के अंडर में जो साइट्स हैं वो हैं 3 कौन कौन सी साइट्स हैं इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। 3 साइट्स आपको पता होंगी, एक तो वेमनाड लेक आपको पता होगा, वेमनाड लेक, जो हमारा वेमनाड लेक है, काफ़ी फेमस लेक है केरल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अष्टामुडी है, अष्टामुडी है केरल के अंदर ही, अष्टामुडी है। और एक है स्टूडेंट सष्टम कोटा, सष्टम कोटा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है स्टूडेंट, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना अपने हिसाब से। तो ये रामसर 3 साइट हैं केरल के अंदर में, 2 टाइगर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, अगर आपको पता हो तो उन्हें गूगल कर लेना, उनको एक बार देख लेना कितने नेशनल पार्क हैं केरल के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट दिस केरल की न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स G20 की समिट के रिगार्डिंग में, कि हमारे यहाँ पे G20 की समिट को ऑर्गेनाइज किया। इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली G20 की समिट को ऑर्गेनाइज किया है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसका एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा जिसको अडॉप्ट किया गया। अफ्रीकन यूनियन को हमने यहाँ पे G20 के अंदर ऐड करवाया है। अब प्रेजेंटली देखिए कि G20 एक्सपेंड हुआ है आफ्टर द कोविड के समय में, कोविड के बाद में। और इंडिया के द्वारा जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया के द्वारा जो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है, जो हमारा शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉलोनियल पास्ट है, साउथ के जो कंट्रीज हैं जिनका सभी का, उसकी वॉइस को रेज किया गया इंडिया के द्वारा इस प्लेटफॉर्म में। अफ्रीकन यूनियन को चाहे ऐड करना हो या और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके रिफॉर्म्स की बात हो, फाइनेंशियल ट्रैक की बात हो, सभी में यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे प्लेस है वो देने की बात की गई। इवन जो टर्की के जो पॉलिटिकल लीडर हैं एर्डोगन, उनके द्वारा तो कहा गया कि इंडिया का जो यूएनएससी के अंदर बेसिकली रिफॉर्म की जो बात है उसको हम एंडोर्स करते हैं और इंडिया को यूएनएससी के अंदर ऐड करना चाहिए, बट इस मेंबरशिप को यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे लागू करनी चाहिए कि रोटेशन बेसिस पे सभी लोग यहाँ पे परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि वर्ल्ड का जो ऑर्डर है, जो इस समय ये यूनाइटेड नेशन के जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए 1945 के समय, यूएन डे कब मनाते हैं स्टूडेंट्स? 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को बनता है यूएन डे, सेलिब्रेट करते हैं हम। तो 1945 को ये इंस्टीट्यूशन बने। प्रेजेंट जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है, जो 1945 के समय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुई थी, उसके जो ट्विन्स हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उनके अंदर भी रिफॉर्म की बात की गई वहाँ पे। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द G20 मीटिंग, जिसके अंदर इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इंडिया के द्वारा समहाउ कैसे ना कैसे टैकल किया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में। शेरपा कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया ही था। हमें अमिताभ कांत सर हैं और जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को इतना अच्छे से डिजाइन किया गया कि सभी लोगों ने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। किसी ने भी ऑब्जेक्शन है वो रेज नहीं किया इंडिया के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेसिकली G20 मीटिंग के समय ही जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी हैं, MK गांधी, उनकी जो राजघाट है वहाँ पे जो सभी पॉलिटिकल हेड्स हैं वो विजिट किए। आप देखें कि गांधी जी का बारे में आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए कि गांधी जी के द्वारा जो पीस है, नॉन वायलेंस है, सभी को प्रमोट किया गया और नॉन वायलेंस के थ्रू जो आज़ादी है वो हमने यहाँ पे अचीव की है। आप देखिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं पीस एंड नॉन वायलेंस के, उनके ऊपर जिस कंट्री ने जो आज़ादी है जिसे अचीव किया था, वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। वो कंट्री है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे मोहनदास जो हैं, गांधी जी का जो नाम है मोहनदास, मोहनदास से महात्मा बनने की जो जर्नी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर थी। मोहनदास करमचंद गांधी हमारे महात्मा गांधी जी की, और वहीं पे उन्होंने सब कुछ सीखा है, जो को किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, नॉन कोऑपरेशन कैसे करना है, सिविल डिसोबियंस कैसे करना है। जो साबरमती आश्रम बनाया, वैसे ही उन्होंने फोनिक्स फार्म है वहाँ पे डेवलप किया था, टोल्स्टॉय फार्म, सॉरी स्टूडेंट, वहाँ पे टोल्स्टॉय फार्म नाम से जो डेवलप किया। साबरमती के आश्रम में गांधी जी 1930 तक रहते हैं, दांडी मार्च से पहले। उसके बाद में सेवाग्राम की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे वर्धा के अंदर में 1930 के बाद में, क्योंकि दांडी मार्च के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि अब जो साबरमती है वो जब ही लौटेंगे जब देश आज़ाद होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गांधी जी की गांधी जी के द्वारा पीस एंड नॉन वायलेंस को प्रमोट किया गया, सभी वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे पहुँचे। इंडिया के द्वारा जो G20 के मेंबरशिप का जो गैवल है वो यहाँ पे ब्राज़ील को दे दिया गया है। ब्राज़ील को हमने गैवल है वो ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट जो G20 की मीटिंग है वो ब्राज़ील के अंदर होगी। इंडिया की G20 की मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए, इनकी जो वर्चुअल मीटिंग है, इनकी एक वर्चुअल ऑनलाइन जो मीटिंग है वो नवंबर के अंदर कंडक्ट की जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि नवंबर के अंदर भी काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो होंगे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर में। एक तो आपका UNFCCC का मीटिंग है उसी समय में, UNFCCC का मीटिंग है उसी समय में दुबई के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंट रहे हमारे G20 की मीटिंग के समय। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एडिटोरियल है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिगार्डिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसके बारे में स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं रीड किया है तो आप इसको जाके रीड करना, इसको गूगल करना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज ए UPSC एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव में। इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस एडिटोरियल के बारे में तो इसमें बोला कि G20 की जो मीटिंग है, G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुई और नेक्स्ट वीक के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर SDG के रिगार्डिंग में एक समिट है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। SDG गोल्स जो हमने 2015 के अंदर अडोप्ट किए थे कि 2030 तक हमें इनको अचीव करना है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। SDG गोल से पहले कौन से गोल हुआ करते थे स्टूडेंट्स? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे। तो ये SDG की जो समिट है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी और उस समिट के अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली एक जंक्शन पे है, एक क्रॉस रोड के ऊपर सिचुएटेड है प्रेजेंट समय में। यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो रिस्क क्रिएटेड है वो फास्टर है देन द, अगर हम बात करें रिडक्शन के पर्सपेक्टिव में, कि डिजास्टर के पर्सपेक्टिव में जो रिस्क है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, अगर उनका जो रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज है, काफ़ी कम लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात किया गया कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से यहाँ पे हमारे को यहाँ पे जो पोस्ट कोविड का जो समय है, पोस्ट कोविड ऑर्डर है जो हमने G20 की मीटिंग के समय भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, पोस्ट कोविड के अंदर में आपको देखने के लिए मिला कि जैसे ही हमने जो कोविड है उससे डील किया, उसके बाद में जो वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है।
इसके अलावा आप देखिए कि डेप्थ की सिचुएशन है, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो डेप्थ के अंदर प्रेजेंटली यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक नाइबर कंट्री पाकिस्तान है, श्रीलंका भी है जो डेप्थ से यहाँ पे परेशान है। और इसी आफ्टर द कोविड ऐसे काफ़ी सारे जो अनप्रेसिडेंट इवेंट हैं, चाहे फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में हो, क्लाइमेट क्राइसिस के पर्सपेक्टिव में हो, या अगर हम बात करें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में हो, इनकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर आप देखिए कि चाइना के अंदर फ्लड आया, चाइना के अंदर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले कुछ समय में। इसके अलावा यूरोप के अंदर जो वाइल्ड फायर है, यूरोप के अंदर जो फॉरेस्ट फायर है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ, फॉरेस्ट फायर वहाँ पे आया था फ्रांस के रीजन के अंदर में। हवाई के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ था यूएसए के अंदर में। तो ये कम्प्लीटली जो अनप्रेसिडेंट इवेंट्स है वो एक न्यू नॉर्म है, वो बन चुका है प्रेजेंट समय में, नया एक नॉर्म है। अगर इसको समय से टैकल नहीं किया गया तो नया एक नॉर्मलाइजेशन होगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इसी तरीके से आते रहेंगे। स्टूडेंट्स आप भी देखिए कि इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में जो मानसून का जो समय है, प्रेजेंट समय में जो मानसून का जो इनिशियल फेज था, स्टार्टिंग जो फेज था, उस समय में इंडिया ने भी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ने जो फ्लड है वो देखे थे कि फ्लड्स जो पंजाब के रीजन के अंदर फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट हुई। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे भी काफ़ी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से काफ़ी सारा जो डिजास्टर है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया गया है कि जितने भी जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो सफ़र करने वाले जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं और इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से उनको जो हायर प्राइस है वो यहाँ पे कर रहे हैं इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। तो बताया गया है कि जो वल्नरेबल हैं, जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, उन्हीं को ये जो प्राइस है वो पे करनी है, चाहे वो कंट्रीज हों चाहे वो कम्युनिटीज़ हों, उन्हीं को ये जो प्राइस है वो पे करनी है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर सी लेवल राइज होता है, सी लेवल अगर राइज होता है तो सी लेवल राइज किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कोई ना कोई डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़। बट इसके वजह से जो सबसे ज़्यादा सफ़र किसको करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? हमारी जो फिशरमैन कम्युनिटी है, हमारे जो फिशरमैन्स हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे सी लेवल राइज होने की वजह से। वहाँ पे रहने वाली जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है वो सी लेवल राइज होने की वजह से देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, लैंड को प्रॉपर वे में रिस्टोरेशन नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से जो डेजर्ट का जो एरिया है, सेमी डेजर्ट का जो एरिया है से उसके अंदर रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगी। तो ऐसे ही बताया गया है कि मोस्टली जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं को जो सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो पे करनी होती है। इसके अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया कंट्रीज़ का कि जो ऑलरेडी जो 50 के आसपास कुछ कंट्री हैं जो ऑलरेडी डेप्थ की वजह से परेशान हैं और उनको क्लाइमेट की ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, चाहे फ्लड हो, फॉरेस्ट फायर हो, लैंडस्लाइड हो, इवन अर्थक्वेक हो। आप देखिए कि अर्थक्वेक मोरक्को के अंदर भी आया है, अर्थक्वेक कल ही जो अर्थक्वेक आया है। तो 50 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी डेप्थ की वजह से परेशान है, बट उनको इन अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स की वजह से उनकी जो परेशानी है डे बाय डे यहाँ पे डबल हो रही है। इंडिया ने भी जो मानसून के समय जो मानसून फ्लड है वो देखी है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन सभी जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन क्या हो कि बेटर वे में यहाँ पे जो पॉलिसी है उसको अडोप्ट किया जाए, बेटर वे में जो पॉलिसी है उनका अडोप्शन हो और इनको मिटिगेट किया जाए कि क्लाइमेट की जो क्राइसिस है उसको किस तरीके से मिटिगेट हम कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे बताया गया है कि एसडीजी जो गोल्स हैं जिसकी समिट यूएन के अंदर होने वाली है, उन एसडीजी गोल्स को यहाँ पे मेन ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एसडीजी गोल्स बेसिकली ब्लूप्रिंट हैं पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और जो हमारा पेरिस के जो कमिटमेंट हैं कि हमको जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करना है, तो हमारी जो पेरिस के जो कमिटमेंट हैं उसके पर्सपेक्टिव में एसडीजी गोल्स बेसिकली हमारे ब्लूप्रिंट हैं, उनको हमें एक गाइडलाइन के रूप में ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि इस अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट से हम यहाँ पे डील कर सकें। स्टूडेंट्स इसी के अंदर बात किया गया कि हमने जो सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिगार्डिंग में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डी है स्टूडेंट्स, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिगार्डिंग में हमने जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसे अडॉप्ट किया।
उसको अडॉप्ट किए भी काफ़ी साल हो गए, तो इसी के रिस्क रिडक्शन के रिगार्डिंग में हमको यहाँ पे काम करना है। ये नाम याद रखना आप, डिजास्टर आपको पूछ लिया जाएगा सेंडाई फ्रेमवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के पर्सपेक्टिव में है। यहाँ पे कोविड से कुछ लेसन सीखने की बात की गई कि हमें कोविड से कुछ लेसन है वो सीखने चाहिए। जैसे कि कोविड के अंदर सभी कंट्रीज ने एक दूसरे का कोऑपरेशन किया, जो हमारी ह्यूमन वैल्यू है उसको वहाँ पे ध्यान में रखा गया सभी कंट्रीज के द्वारा कोविड के अंदर में। और उसी कोविड के समय इंडिया के द्वारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो हमने डेवलप किया इंडिया के द्वारा वैक्सीन सिस्टम के रिगार्डिंग में। तो काफ़ी अच्छा डिजिटल जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो कोविड के समय देखने के लिए मिला। वैसा ही हमें जो डिजास्टर का जो सेक्टर है उसके अंदर भी देखना है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ पे बात किया गया कि इंडिया में जो डिजास्टर है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं सभी के द्वारा स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान्स हैं वो डेवलप किए गए हैं सभी स्टेट्स के द्वारा। सभी स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे बेसिकली जो मोर्टेलिटी है डिजास्टर्स के अंदर में वो फॉल हुई है, चाहे वो हीट वेव का समय हो या बिपरजोई का समय हो। अब ये यहाँ पे मोर्टेलिटी के डिक्लाइन होने के बिहाइंड के रीजन क्या हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन रीजन माने गए मोर्टेलिटी डिक्लाइन होने के कि अर्ली वार्निंग जो इंडिया के जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो EWS नहीं है स्टूडेंट्स, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप किए गए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसकी वजह से मोर्टेलिटी है वो डिक्लाइन हुई है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, बीपरजोई अभी रिसेंटली जो साइक्लोन आया उसके अंदर एक भी कैजुअलिटी है, 0 कैजुअलिटी रही, एक भी कैजुअलिटी नहीं रही। तो उसका मेन रीजन यही था कि बीपरजोई के अंदर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनके द्वारा वार्निंग इश्यू करी गई। गवर्नमेंट की जो है स्टेट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज हैं, डिजास्टर की जो फोर्स हैं, उनके द्वारा लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज सक्सेस स्टोरी रिगार्डिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर 1 आवर पहले वार्निंग अगर इश्यू कर दी जाती है कोई भी अनप्रेसिडेंट इवेंट से पहले, तो ये जो रिडक्शन है उसको आप 30% कम कर सकते हो, मोर्टिलिटी को आप 30% रिड्यूस कर सकते हो अगर बिफोर 1 आवर पहले भी अगर आप अर्ली वार्निंग है उसे इश्यू करते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है कि डिजास्टर को रोकने की रिगार्डिंग में, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 में हमने इसको अडॉप्ट किया था, जापान की वो सिटी है। इंडिया के द्वारा भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया है, जैसे स्टेट के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं उनका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उनका, जिसको CM के द्वारा हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन था, 15 फाइनेंस कमीशन को किसने हेड किया था, NK सिंह के द्वारा हेड किया गया। और कितना यहाँ पे डिवोल्यूशन किया गया था, 41%। 14 के द्वारा बेसिकली 42 था, 1% डिक्लाइन के बिहाइंड में रीजन है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो UT है वो बनाया गया था, उसकी वजह से बताया गया कि 1% यहाँ पे जो डिवोल्यूशन है वो कम हुआ है, जो यहाँ पे जो नेट रेवेन्यू का जो डिवोल्यूशन था स्टेट्स के लिए। तो 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिजास्टर रिस्क फाइनेंस प्लान्स हैं उन्हें बनाया गया, और उसी 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा 28.6 जो डॉलर हैं, 28.6 बिलियन डॉलर हैं, उनको स्टेट्स को अलॉट किया गया है इस 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इंडिया के द्वारा कुछ इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया जिसमें CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में ये इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप है फॉर बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इंडिया के द्वारा यहाँ पे लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए इंडिया कंटिन्यूस यहाँ पे वर्क कर रहा है। इस G20 के जो मीटिंग के अंदर भी इंडिया के द्वारा ऐसा जो रिव्यू रिगार्डिंग वर्किंग पैनल है वो बनाया गया जो डिजास्टर्स को यहाँ पे डील करे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कम नहीं होंगे, वो डे बाय डे इंक्रीज ही होंगे। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप ये कैजुअलिटीज़ है उसको यहाँ पे किसी तरह रिड्यूस कर सको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंडाई फ्रेमवर्क है, CDRI है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 15 फाइनेंस कमीशन की बात की गई है।
SDG गोल्स की बात की गई है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर में। और G20 के अंदर जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो वर्किंग ग्रुप है जो इंडिया ने यहाँ पे डेवलप किया, उसकी भी यहाँ पे बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर में। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर से रीड करना अगर आपने नहीं रीड किया है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, मोरक्को के अंदर जो अर्थक्वेक वहाँ पे आया। आप देखें कि मोरक्को का पहले तो आपको जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मोरक्को बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट आज भी जो अफ्रीकन प्लेट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे पुश कर रही है उसको, जो यूरेशियन प्लेट है उसको कंटिन्यूस वहाँ पे पुश कर रही है। उसकी वजह से मोरक्को के अंदर ये हाईली जो एक्टिव जो प्लेट टेक्टोनिक का रीजन है, उसकी वजह से कंटिन्यूस यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस मोरक्को के रीजन के अंदर में। तो अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट का वो रीजन है जहाँ पे मोरक्को सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, हम अफ्रीका का एक रफली मैप बनाते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए अफ्रीका है तो इधर यहाँ पे सिचुएटेड है मोरक्को। और आप देखें कि यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है, ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है। और ये कौन सा सी है स्टूडेंट्स? अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन बेसिकली। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का क्या नाम है? इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली, अटलांटिक एंड मेडिटेरियन सी को। यहाँ पे स्टूडेंट्स एटलस माउंटेन्स हैं जो हाईली एक्टिव हैं, दोनों ही प्लेट के पास पास सिचुएटेड होने की वजह से, एक्टिव होने की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोरक्को, जहाँ पे एक प्लेस भी है मरक्केश नाम का जो प्लेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। आप टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। मरक्केश ट्रीटी है जो आपको WTO के पर्सपेक्टिव में याद होनी चाहिए। तो वहाँ पे अर्थक्वेक की सिचुएशन हुई और काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। काफ़ी डेडली जो अर्थक्वेक है वो देखने के लिए मिला है स्टूडेंट्स। 12,000 के आसपास लोगों की यहाँ पे पहले एक बार अर्थक्वेक आया था तो उस समय डेथ हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्दर्न जो सी है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि जो नॉर्दर्न सी है उसके अंदर जो विंड एनर्जी है उसको यहाँ पे दिखाया गया। अब आपको नॉर्थ सी के बारे में पता होना चाहिए कि जो यूके है, जो हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर आपको नॉर्थ सी है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर विंड एनर्जी की बात की गई है। स्कॉटलैंड का जो एरिया है उसको बताया गया है कि वहाँ पे जो विंड पावर है वो सिचुएटेड है। और अभी रिसेंटली जो G20 की मीटिंग हुई उसके अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में, या रिन्यूएबल एनर्जी को जो 3 टाइम्स करने के रिगार्डिंग में जो वर्किंग ग्रुप है उसे अडॉप्ट किया गया। तो आप देखें कि इंडिया के अंदर बेसिकली विंड एनर्जी के रिगार्डिंग में कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। विंड एनर्जी के रिगार्डिंग में आपको 3 स्टेट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तमिलनाडु है, गुजरात है और राजस्थान है। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान है, उसको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विंड एनर्जी के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनके बारे में बताया कि कैसे ऊपर जाके वो एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, जिसके अंदर पाइन है, वीक है, इवन काफ़ी सारे ऐसे प्लांट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो क्राउन है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बिहाइंड में कुछ अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए गए हैं कि यहाँ पे कंपटीशन है वो नहीं करें सनलाइट के लिए। जैसे आप जो इक्वेटोरियल रीजन है, वेट एवरग्रीन के फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा ना, जो इक्वेटर के आसपास जो 10 डिग्री जो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास जो एरिया सिचुएटेड है, वहाँ पे ट्रीज आपस में कंपटीशन करते हैं सनलाइट के लिए। और वहाँ पे कैनोपी आपको काफ़ी हाई ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है क्योंकि कंटिन्यूस रेनफॉल है। बट वहाँ का ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट्स, कि वहाँ की जो मिट्टी है वो कम्प्लीटली फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है। और ये यूपीएससी 2023 के अंदर एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो मिट्टी है वो कितनी अच्छी है या नहीं है, एक स्टेटमेंट था ऐसा। आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द G20 कि जो G7 के कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे बताया है, टर्की ने यहाँ पे डिफेंड किया है कि जो यूक्रेन के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट दिया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर, तो उसी को बताया है कि टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसके अंदर वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर में। बाली डिक्लेरेशन वाज डिफरेंट, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि बाली वाज द बाली
ये न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन अलग से होगा, अलग तरीके से होगा। किसी भी कंट्री को कैसे डिफेंड करना है, किसी भी कंट्री को क्या करना है, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में जब आप सर्विस में जाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सोर्निटी के वायलेशन का जो वर्ड है वो बेसिकली मेंशन किया गया था कि किसी भी कंट्री का जो सोर्निटी है उसके अंदर वायलेशन है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रेन डील इनिशिएटिव के बारे में है। ग्रेन डील इनिशिएटिव के बारे में जो टर्की के जो एर्डोगन है पॉलिटिकल लीडर, उनके द्वारा कहा गया कि ग्रेन डील इनिशिएटिव है उसको कैरी आउट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्योंकि यूक्रेन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूक्रेन और रसिया जो हैं वो 21% वर्ल्ड का जो ग्रेन है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन एंड रसिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेन डील इनिशिएटिव। यूएन एंड टर्की के द्वारा ही इस जो इनिशिएटिव है उसे कैरी आउट किया गया था, बट उसके बाद में रसिया को कंटिन्यूस नेग्लेक्ट किया गया। चाहे आप देखिए कि जो शिफ्ट नाम का जो प्लेटफॉर्म है, शिफ्ट क्या है स्टूडेंट्स? शिफ्ट बेसिकली आपको यहाँ पे हमारा जो इंटरबैंक कम्युनिकेशन है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिफ्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, शिफ्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1973 के समय किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स? बेल्जियम में। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के अंदर में। शिफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में है शिफ्ट, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स है वो बात करते हैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में। रसिया के जो बैंक हैं उनको वेस्टर्न पावर्स के द्वारा ब्लॉक किया गया था। उसके बाद में रसिया ने जो ग्रेन डील इनिशिएटिव है उसको कम्प्लीटली बैन किया। यूक्रेन का जो पोर्ट है ओडिशा पोर्ट, उसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पे बात की गई है, एर्डोगन सर अभी रिसेंटली वहाँ पे विजिट के लिए भी गए थे रसिया के लिए। उन्होंने कहा कि आप इसको दोबारा से रिवाइवल कीजिए, बट रसिया के द्वारा कहा गया कि जब तक वेस्टर्न का इस तरीके से हमारे ऊपर सैंक्शन रहेगा हम इस डील को यहाँ पे रिवाइवल नहीं करेंगे। अब आप देखें कि इनके द्वारा क्यों यहाँ पे बार बार कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन का जितना भी ग्रेन्स है उसको बेसिकली जो जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है ग्रेन्स यूक्रेन का, वो आपको 3 डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए तो काफ़ी कम है, अफ्रीकन जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो काफ़ी कम ग्रेन है उसको सप्लाई किया जाता है। मेनली जो ग्रेन है वो जाता है चाइना को। सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूक्रेन का जो ग्रेन है वो टर्की को जाता है, चाइना को जाता है। और उसके बाद में जो स्पेन है वहाँ पे आपको जो ग्रेन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे ग्रेन्स का सप्लाई होता है। अफ्रीकन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया का जो एडमिशन इन G20 का जो इनिशिएटिव था उसको एंडोर्स किया है। अभी प्रेजेंटली जो अफ्रीकन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है किसके पास है स्टूडेंट्स? कोमरोस के पास है। कोमरोस कहाँ है? सपोज कीजिए अफ्रीका है, ये यहाँ पे मडागास्कर है, मडागास्कर और अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है कोमरोस, उनके पास प्रेसिडेंसी है। G20 में इनको ऐड किया गया। अफ्रीकन यूनियन की बात करें 1963 के समय यूनिटी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 99 के समय इसको कर दिया गया अफ्रीकन यूनियन के नाम से। हेडक्वार्टर कहाँ है? एडिस अबाबा के अंदर, इथोपिया के अंदर जो एडिस अबाबा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है वहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलेगा, एडिस अबाबा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, G20 के मीटिंग के समय ही काफ़ी सारी जो बायलेटरल मीटिंग्स हैं वो की गई। इंडियन पीएम के द्वारा यहाँ पे कनेडियन पीएम से बेसिकली कहा गया कि आपके द्वारा जो इंडिया के जो अगेंस्ट इंडिया जो सेंटीमेंट रखने वाले जो पर्सन्स हैं, स्पेशल जो खालिस्तानी जो पर्सन्स हैं, उनको आपके यहाँ पे जो शरण है वो दी गई है। वो लोग वहीं पे सिचुएटेड हैं। इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर अटैक का कंटिन्यूस इमरजेंसी की सिचुएशंस है। ऐसी सभी जो इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर की जो बातें हैं वो डिस्कस की गई कनेडियन पीएम के साथ में। नेक्स्ट इनके द्वारा भी कहा गया कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स के अंदर में काफ़ी सारी जो वेस्टर्न पावर्स हैं एंड जो इंडिया है उसके द्वारा इंटरफेयर किया जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इंडिया कनाडा का जो मीटिंग हुआ इन द साइडलाइन ऑफ G20 मीटिंग। यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन वो चले गए थे वियतनाम के लिए। वहाँ पे उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि ग्लोबल साउथ की वॉइस को रेज करना था न्यू दिल्ली के द्वारा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन की जो वॉइस है उसको यहाँ पे रेज किया जाए। उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जो स्टेटमेंट है वो दिया है। इंफॉर्मेशन एक यहाँ पे ये भी होनी चाहिए कि जो रसिया के जो
एनवोई आए थे, जो रसिया के जो एनवोई आए थे, उनसे भी मीटिंग हुई है इंडियन पीएम सर की। वहाँ पे जो रसिया का जो एंटी मिसाइल जो S-400 है उसको सप्लाई करने के रिगार्डिंग में भी डिस्कस किया गया था, जिसके अगेंस्ट में यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है S-400 का, अगर इंडिया को डिलीवर किया जाता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश। दो न्यूज़ हैं हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग में। जब अभी G20 के जो डेलीगेशंस आए उस समय हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो विजिट किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डिजास्टर की जो सिचुएशन आई है उसको आप नेचुरल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर कीजिए। उसको आप बताइए कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो यहाँ पे नेशनल नेचुरल डिजास्टर है, उसके रूप में आप इसको डिक्लेयर कीजिए नेशनल डिजास्टर के रूप में। अब आपको यहाँ पे डिजास्टर के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स। डिजास्टर के अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे दो तीन तरीके से जो डिजास्टर है उसको डिफाइन किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे पहली बात तो नेचुरल डिजास्टर होनी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर के अंदर है कुछ मैन मेड डिजास्टर भी रखे गए हैं, कुछ मैन मेड डिजास्टर भी हैं। नेचुरल डिजास्टर के अंदर हमने यहाँ पे काउंट किया है कि जैसे फ्लड की सिचुएशन हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, फ्लड के अलावा अर्थक्वेक हो, अर्थक्वेक के अलावा यहाँ पे सुनामी की सिचुएशन हो, सुनामी हो। तो इस तरीके से कुछ डिजास्टर हैं वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। कुछ मैन मेड भी हैं, मैन मेड यहाँ पे न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल भी हो, उसको भी यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स को डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये डिजास्टर के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि जो क्लाइमेटी है नेशनल क्लाइमेटी, उसका कोई भी प्रोविजन नहीं है, उसके कोई भी एक्ट नहीं है उसको डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग में। जो इससे पहले केरल के अंदर वो न्यूज़ के अंदर था कि केरल के जो सीएम है उनके द्वारा कहा गया था कि नेशनल क्लाइमेटी है उसके रूप में आप डिक्लेयर कीजिए। केरल के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन आई थी तो उस समय हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है नेशनल क्लाइमेटी के रिगार्डिंग में। नेशनल क्लाइमेटी फंड भी है जिसके द्वारा सेंटर के द्वारा 100% जो मनी है वो दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया है स्टूडेंट्स कि हिमाचल के अंदर जो कैनेबीज हैं उनका कल्टीवेशन है वो किया जाएगा। प्रेजेंट समय में इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे इसका जो कैनेबीज का कल्टीवेशन है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड एकमात्र स्टेट है 2017 में उनके द्वारा डिसीजन लिया गया कि कैनेबीज का जो यहाँ पे कल्टीवेशन है वो किया जाएगा जिससे कि रेवेन्यू है वो यहाँ पे जनरेट हो। तो यहाँ पे जिस कैनेबीज है वो हेम्प की बात की गई है। हेम्प बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, भांग जो आपने सुना होगा, भांग के कल्टीवेशन की बात की गई है। उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में या मेडिसिनल पर्सपेक्टिव में यहाँ पे उसका जो उसको सेल किया जा सकता है, उसको यहाँ पे कल्टीवेट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जो कि एक एप्पल कंट्री के रूप से, एप्पल ग्रोन स्टेट के रूप से इसको जाना जाता है। हमारा इसी के रिगार्डिंग में एक एनडीपीएस एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट कब आया स्टूडेंट्स? 1985 के समय आया। नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस के रिगार्डिंग का एक्ट है। इस एक्ट को समय समय पे अमेंड किया गया है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर आप कोई भी इस तरीके का जो कैनेबीज है उसको सेल करते हो, इवन इंडिया की कोई भी एयरक्राफ्ट है, सपोज कीजिए एयर इंडिया की कोई एयरक्राफ्ट है, उससे आप दुबई के लिए जाते हो और वहाँ पे आप बीच रास्ते में जो कैनेबीज है उसको सेल करोगे तो अब कि आपको एनडीपीएस एक्ट है वो आपके ऊपर अलाउ होगा, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के बाहर तो हो आप, बट इंडिया की जो बनी हुई एयरक्राफ्ट है उसके अंदर हो। इसके अलावा इंडिया की कोई शिप भी है उसको भी ऐड किया गया था 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर में, कि शिप के थ्रू भी अगर बाहर हो तो भी आपके ऊपर एनडीपीएस एक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स एनडीपीएस एक्ट के एनडीपीएस एक्ट के जो यहाँ पे आने के बिहाइंड का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो 1961 का एक सिंगल कन्वेंशन नाम का, एक नारकोटिक ड्रग के रिगार्डिंग में एक सिंगल कन्वेंशन है 1961 का, यूएन का सिंगल कन्वेंशन ऑफ ड्रग के रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। उसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एनडीपीएस एक्ट है उसको बनाया। इसमें इंस्टीट्यूशंस भी बनाई कि ड्रग के रिगार्डिंग की जो यहाँ पे उसको डील किया जा सके, रोका जा सके। तो ये साइंटिफिक यहाँ पे कल्टीवेशन की बात की गई है। एक पटियाला के फॉर्मर एमपी हैं धर्मवीर गांधी, उन्होंने काफ़ी खुशी जताई क्योंकि उनके द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि कैनेबीज है उनको यहाँ पे जो कल्टीवेशन है उसको यहाँ पे अलाउ किया जाए फॉर द
साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से या अगर हम बात करें मेडिसिनल पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात की गई है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात की गई है G20 के अंदर में, फाइनेंशियल जो ट्रैक है उसके अंदर में। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स कि एक समय समय पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो RBI है, उनके द्वारा भी कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द नीलगिरी, जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो टाइगर्स हैं उनकी डेथ हुई है। जो टाइगर्स को ऐसा लगता है कि पॉइजनिंग वहाँ पे दी गई है, पॉइजन वहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि नीलगिरी के अंदर अभी 2 टाइगर्स को पॉइजन दिया गया। इसी नीलगिरी के पार्ट के अंदर में जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, वहाँ पे भी 3 टाइगर्स हैं, उनकी डेथ हुई थी। टोटल इस एरिया के अंदर पिछले 2-4 महीने के अंदर 6 टाइगर हैं, उनकी डेथ हुई है। अब ये पॉइजनिंग के थ्रू जो डेथ हुई है उसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो केस है वो रजिस्टर कर दिया गया है वहाँ पे, जो नीलगिरी का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। स्टूडेंट्स इस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है नीलगिरी। इसके अंदर आपको कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तीनों ही जो स्टेट्स हैं उनका आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा। केरल, तमिलनाडु और यहाँ पे इनके कन्फ्लुएंस के अंदर सिचुएटेड है। माइंस का, गोल्ड माइंस है वहाँ भी की जाती है। गोल्ड का जो माइनिंग है वो भी सिचुएटेड है इसी नीलगिरी के रीजन के अंदर। स्पेशली जो नीलगिरी बायोस्फीयर रीजन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रीजन है, इसी रीजन के अंदर आपको एक हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा नाम की एक हाईएस्ट पीक है। 2600 के आसपास इसका हाइट है। प्लस में कुछ नंबर्स और हैं स्टूडेंट, 26 के बाद में हो सकता है 51 हो, 31 हो, इस तरीके से कुछ नंबर हैं। 2600 प्लस कुछ नंबर्स हैं, उतना इसका हाइट है डोडा बेटा का। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीलगिरी में जो टाइगर्स का डेथ हुआ है, और वहाँ पे जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तीनों ही स्टेट्स के अंदर उसका पार्ट आता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात की गई है कि कैसे क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है। ग्लोबल स्टेक टेक के बारे में बात की गई कि जो एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जो निकाली गई G20 की मीटिंग से पहले, कि यहाँ पे जो कितना पैसा है उसकी ज़रूरत है, कितना यहाँ पे किस तरीके से जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट किया जाएगा, क्लाइमेट फाइनेंस की कैसे ज़रूरत है। और आप देखिए कि क्लाइमेट क्राइसिस को G20 के अंदर भी लिटिल बिट डिस्कस किया गया, वर्किंग ग्रुप के थ्रू, जो यहाँ पे ट्रैक है उसके थ्रू, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यहाँ पे डिस्कस किया कि जो 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसकी मीटिंग दुबई के अंदर होगी, और उसके अंदर UN कन्वेंशन के थ्रू जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग में हमको यहाँ पे जो हीटिंग है उसको रिड्यूस करना है, जो ग्लोबल एमिशन लेवल है उसको भी हमको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेके जाना है, और जो हम कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको 2050 तक अचीव करना है। इंडिया का टारगेट है स्टूडेंट 2070 तक हमको जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसे अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के रिगार्डिंग में इस G20 की मीटिंग के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लीडर्स के द्वारा कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो 100 बिलियन का जो यहाँ पे वादा किया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट करने के रिगार्डिंग में, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। फाइनेंस की यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे एमिशन को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में भी फाइनेंस चाहिए। क्लीन जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग में भी जो फाइनेंस है उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे फाइनेंस की बात की गई है कि फाइनेंस की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमको जो कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू यहाँ पे एमिशन को रिड्यूस करना है और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक टेकिंग क्लैमिटी के बारे में है कि कैसे हमको यहाँ पे जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है, उसके फाइनेंस के बारे में बात की गई। और दिस रिपोर्ट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ये रिपोर्ट जो बेसिकली स्टॉक टेकिंग के रिगार्डिंग में है, कि इस रिपोर्ट को जो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो क्लाइमेट के एक्शंस है उसको लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट्स को या बड़े जो बिग पावर कंट्रीज हैं उनको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डार्क पैटर्न के बारे में बात की गई है कि हमारी जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं उनके द्वारा ऐसी काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप देखिए कि जोमाटो है, जोमाटो से आप खाना बुक करोगे तो आपको यहाँ पे अब प्रेजेंट समय में कंज्यूमर अलायंस है, जो कंज्यूमर जो बेसिकली आपका जो
प्रॉब्लम सुनने के लिए जो हुआ करते थे, उसकी जगह इन्होंने जो रोबोट है उसको बिठाया है अब। तो आपको अब कंटिन्यूस फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, फिक्स नंबर ऑफ आंसर्स हैं, इस तरीके का आपको प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपका कस्टमर्स का कंप्लीटली एक हरेसमेंट है। ऐसा ही आपको अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, इसके आप सब्सक्रिप्शंस लीजिए। आप उस सब्सक्रिप्शन को कभी भी अगर डिसब्सक्राइब करना चाहिए, उसको अगर आप रिमूव करना चाहो, तो सब्सक्रिप्शन ट्रैप इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा कि आप उसको कर ही नहीं पाओगे, काफ़ी ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ अनवांटेड जो प्रॉफिट है उसको गेन करने की जो प्रैक्टिस है ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा की जाती है। इस वर्ड को डार्क पैटर्न का नाम दिया गया था। हैरी ब्रिंगनल नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा 2010 के अंदर जो डार्क पैटर्न वर्ड है उसको कॉइन किया गया कि अनप्रेसिडेंट अनएथिकल जो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन साइट्स के द्वारा, ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा, और कंज्यूमर्स की जो अवेयरनेस है, उनका जो पैटर्न है उसको स्टडी करके उस डाटा को किसी दूसरे को दे देना। तो ये बेसिकली इसको यहाँ पे डार्क पैटर्न का जो नाम है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसी डार्क पैटर्न को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेटरी जो ड्राफ्ट है उसको रखा गया है पब्लिक कंसल्टेशन के रिगार्डिंग में कि ई कॉमर्स साइट्स का जो डार्क प्रैक्टिस है, जो ट्रेड प्रैक्टिस है, उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके, जिससे कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच आपको देखने के लिए मिले। आप देखिए कि आप कुछ भी ऑनलाइन तो आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हर जगह आपको अपने फ़ोन नंबर देने होते हैं, हर जगह फिर उनका एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको जो OTP है वो सेंड किया जाएगा, कंटिन्यूस आपको ईमेल है वो आपको सेंड किए जाएंगे उनको, जो आपको अनसब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इस डार्क प्रैक्टिस के थ्रू ये जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं उनकी GDP से भी ज़्यादा ये जो पैसा है वो यहाँ पे कमाया करती हैं। ई कॉमर्स साइट्स, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं उनकी GDP से भी ज़्यादा ये जो पैसा है इस डार्क प्रैक्टिस के थ्रू ये कमाती हैं। तो इंडिया के इस नए प्रपोजल के थ्रू हमारा जो डिजिटल इन्वायरमेंट है सेफ, सिक्योर, फ्री एंड फेयर हो, उसी का एक अप्रोच है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए इन पर्सन का नाम जिनके द्वारा डार्क पैटर्न वर्ड को कॉइन किया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली कुछ सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको पूछ लिया जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं वो मेंशन थे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर और रिलेटेड टू द डार्क पैटर्न। उसके अंदर बोल दिया जाएगा साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, डार्क पैटर्न से रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप वहाँ पे एक ए ऑप्शन को लगा दोगे आप वहाँ पे आंसर के रूप में कि हो सकता है साइबर फ्रॉड हो। तो बेसिकली ये डार्क पैटर्न है, इस वर्ड के बारे में आप याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस UPSC में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ड्रग के रिगार्डिंग में है, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल हैं उनके द्वारा एक रेगुलेटरी इश्यू किया गया कि 2 ऐसी ड्रग हैं जो बेसिकली यहाँ पे लीवर एंड कैंसर के रिगार्डिंग में है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी उनको जो पेटेंट है वो नहीं मिला है, बट उनका एक्सपोर्ट है जो कंटिन्यूस मार्केट के अंदर है, उसी को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में है। स्टूडेंट्स, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी सारे अनएथिकल प्रैक्टिस हैं वो सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर में। पिछले 1-2 साल के अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे अनएथिकल प्रैक्टिस हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में। स्पेशली हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट हैं उनके अंदर में जिस तरीके का जो उनका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से काफ़ी सारे चिल्ड्रंस की डेथ हुई। तो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली रेगुलेट करने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। L1 मिशन जो बेसिकली सन को स्टडी करेगा, इसरो का हमारा ये मिशन है। आप देखिए कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, L1 मिशन यहाँ पे है। अर्थ और सन के बीच में जो 1% का एरिया है, 1% जो एरिया है दूरी का, उसको ये कवर करेगा L1 मिशन। उसके द्वारा यहाँ पे अर्थ को राउंड किया गया है, अर्थ को यहाँ पे राउंड किया जाएगा L1 मिशन के द्वारा। वो बेसिकली वेलोसिटी को गेन करने के रिगार्डिंग में है कि काफ़ी बार अर्थ को जो राउंड करके वेलोसिटी है उसको गेन करेगा। तो इसका जो थर्ड स्टेज है उसको यहाँ पे कवर कर लिया है आदित्य मिशन ने। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक L1 मिशन और जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, उसके अलावा एक पार्कर मिशन है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। L1 मिशन हमारा इस दूरी के लिए जाएगा, पार्कर मिशन का डिस्टेंस इतना दूरी है, शायद हो सकता है यहाँ पे भी हो, सन और अर्थ के बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन द पार्कर एंड L1 मिशन। L1 मिशन हमने इस वजह से सेंड किया है कि उस हेलो प्लेस के ऊपर हम कंटिन्यूस सन को स्टडी कर पाएँ, स्पेशली उसका जो कोरोना है उसको हम स्टडी कर पाएँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो इसका जो DNA है उसके अंदर इंजीनियरिंग करके
मॉस्किटो का, उसको बेसिकली इसका कंट्रोल किया जा सकता है। मॉस्किटो रिलेटेड जो काफ़ी सारे डिजीज़ हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़, वेट इक्वेटोरियल का जो रीजन है क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इक्वेटर के आसपास इस वजह से भी हैं। आप देखिए काफ़ी सारा जो डिजीज़ का आउटब्रेक है, जिसमें अफ्रीका का भी पार्ट है, हमारा इंडिया से नीचे जो अंडमान है वो 10 डिग्री के आसपास है स्टूडेंट्स, तो 0 डिग्री देखिए जो साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू जा रहा है। तो ये रीजन ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी बारिश होती है, मॉस्किटोज बोर्न होंगे, काफ़ी सारे डिजीज हैं, उनका भी आउटब्रेक आपको इस 0 डिग्री के आसपास जो अफ्रीका है उससे देखने के लिए मिलेगा। तो मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको मेंशन किया गया है कि डीएनए के अंदर यहाँ पे या चेंज किया जाएगा, जिससे कि इनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाए मॉस्किटो से, और उनकी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा डिस्कशन था, जिसे हमें डिस्कस किया, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया। आप कंटिन्यूस हार्डवर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। डिले हुआ है आज का न्यूज़पेपर, उसके बिहाइंड में कुछ रीजंस हैं कि कुछ काम होने की वजह से डिले हो गया। पिछले 2-4 दिन से थोड़ा लिटिल बिट डिले है न्यूज़पेपर, बट कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका जो न्यूज़पेपर है टाइम पे सुबह 10-11 बजे अपलोड हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।